Welcome to our next video, which is about introduction of microeconomics for 11th class. और आज हम देखेंगे कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है हमने वो है व्हाट इज इकोनॉमी. सो भाई इकोनॉमी क्या होती है. सो इकोनॉमी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो सबसे फेमस डेफिनेशन है वो इसकी यही है, दैट इट इज अ सिस्टम by which people get their living. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं. तो कैसे कमाते हैं? तो इकोनॉमी अगर हम ऐसे मान लें तो इकोनॉमी की 3 बेसिक एक्टिविटीज हैं. हम इसको क्या बोल सकते हैं? बेसिक एक्टिविटीज हैं हमारे पास. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 3 बेसिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी, तो इसमें हमारे पास 3 एक्टिविटी आती हैं, आई, सी एंड पी. तो आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन एंड सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन. अब ये तीनों बेसिक एक्टिविटीज क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं के बेस पे ही पूरी इकोनॉमी रन करती है. तो कैसे रन करती है? तो सबसे पहले एग्जांपल देखो, हम सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं. तो ब्रेकफास्ट में हम लोग दूध लेते हैं या ब्रेड लेते हैं या कोई भी सब्जी भी लेते हैं. तो क्या हम ब्रेड घर पे बनाते हैं? नहीं. सब्जी घर पे उगाते हैं? नहीं. दूध क्या घर पे ही बनाते हैं? नहीं. तो इसका मतलब क्या है कि हम ये खरीदते हैं. तो बाजार में कैसे पता कि हम ये खरीदने वाले हैं? इट इज जस्ट द बिजनेस, और यू कैन से द बेसिक एक्टिविटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, ऑफ अर्निंग देयर शेयर ऑफ लिविंग. तो भाई वो सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके फिर प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद होता है जब बनेगा तभी तो खा पाएंगे, तभी तो यूज कर पाएंगे. तो और फिर कंजम्पशन से वापस इन्वेस्टमेंट. यहां पैसा लगाया, यहां पैसा लगा के चीज बनाई, प्रोडक्शन किया, और यहां उसका कंजम्पशन हुआ. कंजम्पशन फ्री में थोड़ी ना हुआ. जब प्रोडक्शन करा तो पैसे लगे ना. तो जब हम खरीदते हैं तो पैसे देते हैं. तो जब पैसे देते हैं तो कंजम्पशन के थ्रू वापस पैसा मार्केट में चला जाता है, और फिर वो एक सर्कुलर फ्लो बन जाता है. लेकिन मैं सर्कुलर फ्लो की भी बात नहीं करूंगा. तो ये 3 बेसिक एक्टिविटीज हैं. तो इनके थ्रू जब प्रोडक्शन वालों ने, जब किसी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, उसको प्रोडक्शन किया तो उसके पैसे लगे, और जब उसने वो गुड्स बेचे तो कंजम्पशन के तौर पे उसको, जब लोगों ने कंज्यूम किया तो उसके बदले में उसको फिर पैसे मिले, और वापस उसको मार्केट में दोबारा फ्लो हो गया. तो इस तरीके से सब लोग अपनी अपनी रोजी रोटी चलाते रहते हैं इस सिस्टम के थ्रू. लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मीनिंग बताना था मुझे, तो मैंने बता दिया है. तो अब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो इकोनॉमिक्स 2 टाइप की हो सकती है. पहली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. पहली कौन सी है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. और दूसरी हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है? फैक्ट्स एज दे आर, वी हैव टू वर्क ऑन द फैक्ट्स. जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, तो ये एक फैक्ट है, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता. तो हमें इसी को स्टडी करते हैं. तो कौन सी इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. इंडिया में सपोज करो 27% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ये भी एक फैक्ट है. वो कौन सी इकोनॉमिक्स में? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? वो 27% लोग क्या गरीबी के नीचे होने चाहिए? गरीबी रेखा के नीचे? नहीं. पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं होने चाहिए. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए. तो यहां हम स्टडी करते हैं कि जो चीज है जैसी है उसको स्टडी कर रहे हैं. जैसे लोग 27% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो यहां पर स्टडी करते हैं. लेकिन वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? वो हम कौन सी इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो अब आता है इकोनॉमिक्स को जब हम ऐसे देखते हैं, किसी भी इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं. तो उस स्टडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो पहले माइक्रो का मतलब समझ लेते हैं.
माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या है, छोटा, स्मॉल। तो किसी इकोनॉमी में बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बहुत सारी फर्म्स हो सकती हैं, बहुत सारे और भी दूसरे किस्म की यूनिट्स हम देख सकते हैं वहां, जैसे इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम देखें तो इंडिविजुअल बहुत सारी चीजों को जब किसी को स्टडी करते हैं, किसी इंडिविजुअल यूनिट को, जैसे डिमांड बाय राम, राम कितनी डिमांड करता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो वो कौन सा है, वो इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहा है। एक फैक्ट्री कितना प्रोडक्शन कर सकती है या करती है, वो कौन सी है, इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं। तो जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसको देखते हैं। लेकिन जब मैं पूरी इकोनॉमी एज अ होल देखूं, कंप्लीट इकोनॉमी को एक साथ देखूं, तो हम कौन सी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बेसिक डिफरेंस तुमको बताया कि जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जब हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। इंडिविजुअल इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब छोटी छोटी यूनिट्स, वो माइक्रो। पूरी इकोनॉमी एज अ होल बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, तो हम किस में स्टडी करते हैं उसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंसेस हैं हमारे, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या क्या है, पहला स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मैंने अभी बताया इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ टॉपिक। फिर है प्रॉब्लम्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखते हैं। यानी बेसिकली हम किस में बात करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज। तो यहां पर हम प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम क्या स्टडी करते हैं और क्या डिसाइड करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं कि लेवल ऑफ इनकम कितना होना चाहिए, कितना है, इसके साथ क्या इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, कितना होना चाहिए, क्या हम फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं या नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम कहाँ स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं बात करूं हम क्या एनालाइज करते हैं, ये तो प्रॉब्लम्स हमने की कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हम देखते हैं। फिर एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता संतुलन। हिंदी में बोले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तुम देखो कंज्यूमर भी इंडिविजुअल यूनिट है और प्रोड्यूसर भी इंडिविजुअल यूनिट है, इसलिए किस में स्टडी करते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किस में स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी करते हैं, एनालिसिस किस चीज का, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, के कोई कंज्यूमर कब संतुलन की स्थिति में होता है, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल पे कब आता है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, वो आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे जब ये चैप्टर वहां पे डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम कहां पे एनालाइज करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या एनालाइज करते हैं, लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम एनालाइज करते हैं कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये सारी चीजें हम यहीं पर एनालाइज करेंगे, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब आता है हमारा टूल्स, कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं हम, कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। जबकि यहां पर कौन से टूल्स हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि पूरी इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। यहां पर इंडिविजुअल यूनिट्स में हम बात कर रहे हैं, तो उनकी ये डिमांड एंड सप्लाई को हम कहां स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उन टूल्स, उनको टूल बना के। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पूरा आगे आपका चैप्टर आएगा, तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बार। और मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारा 12th क्लास में आएगा, जहां पे हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे।
तो अभी हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई कहां पर स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कहां पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है गाइस, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके गाइस, तो हमारे पास अब प्रॉब्लम आती है कि व्हाट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है, वैसे इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है दुर्लभ। तो यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक्स में इसका मतलब रेयर या दुर्लभ नहीं है। हमारे लिए तो इसका मतलब क्या है, when supply of a commodity of a thing, any resource, supply of a factor or anything, ठीक है, या resource is less than its demand, यानी जिस चीज की जितनी जरूरत है उससे कम अवेलेबिलिटी है उसकी सारी। अगर मैं किसी नेसेसिटी को देखूं, जो हमारी वांट्स है उनको देखूं, तो उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, दैट इज स्कैर्स। और इसी कंडीशन को व्हेन सप्लाई इज लेस देन इट्स डिमांड, व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड, इट इज कॉल्ड स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी का इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना, यही एक वर्ड है जिसका सब कुछ लेना, इसी वर्ड से सब कुछ लेना देना। अगर यही ना होती तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत भी ना होती। अगर तुम्हारे पास अलादीन का चिराग होता तो कमाने की जरूरत होती क्या, बस रगड़ रगड़ के मंगाते रहते, तब स्कैरसिटी की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन एक्चुअल में ऐसी कंडीशन होती नहीं है। तो स्कैरसिटी क्या है, व्हेन सप्लाई ऑफ अ फैक्टर ऑफ एनीथिंग इज लेस देन इट्स डिमांड, यानी जितनी डिमांड है उससे कम मात्रा में हमारे पास वो चीज अवेलेबल है। तो अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, और इस प्रॉब्लम का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या है, बेसिकली इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, भाई जब प्रॉब्लम हो चॉइस करने की नौबत आ जाती है तो मतलब प्रॉब्लम आ जाती है ना हमारे सामने। मैं इसका एग्जांपल तुम्हें ऐसे देता हूं कि अगर तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें 5,000 रुपए दिए खर्च करने को, तो क्या तुम्हारी डिमांड, या 10,000 रुपए दिए खर्च करने को, तो तुम्हारी जो वांट्स हैं, क्या सारी की सारी वांट सेटिस्फाई हो जाएंगी उससे, नहीं हो पाएंगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी वांट्स को उनके इंटेंसिटी के बेस पे चूज करना पड़ेगा। तो चॉइस करनी पड़ेगी। चॉइस तुम्हें अपनी जिन जिन चीजों की, तुम्हारी जिन वांट्स की तुम्हें ज्यादा जरूरत है, उनको सेटिस्फाई करने की पहले जरूरत है, तो तुम पहले उनको सिलेक्ट करोगे। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब तुम देखो 10,000 रुपए मिले हैं, अब तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छी पार्टी कर सकते हो। वैसे तो अभी लॉकडाउन वगैरह की वजह से ज्यादातर चीजें बंद हैं, तो ये नहीं कर पाओगे, लेकिन पार्टी कर सकते हो। हम नॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं, हम पार्टी कर सकते हो, पार्टी कर सकते हैं हम लोग। या क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं उन 10,000 रुपए से। और क्या कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मम्मी को गिफ्ट दे सकते हैं, पापा को गिफ्ट दे सकते हैं, सिस्टर को गिफ्ट दे सकते हैं, भाई को गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम करना चाहते हो और कर सकते हो। बुक्स कर सकते हो, खरीद सकते हो, अच्छे जूते खरीद सकते हो एडिडास रीबॉक के, या किसी अनाथ आश्रम में चैरिटी कर सकते हो, ये सारे। लेकिन अगर ये सारे करना चाहो तो क्या कर सकते हो 10,000 रुपए में, नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नाउ यू विल हैव टू मेक अ चॉइस। अब तुम्हें चॉइस अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी, और वो एक डिफिकल्ट काम है। तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर चॉइस की वजह से आती है तो इसके हमारे पास रीजन क्या है, हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा ही क्यों होती है। तो भाई पैदा तो इसलिए होती है, अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेस क्या हैं। तो भाई 3 कॉजेस हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड।
भैया इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक खत्म हो जाएगी दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी खत्म हो जाएगी तीसरी पैदा हो जाती है, वो कभी शांत होती ही नहीं है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, चलती रहती है। एक गरीब आदमी सोचता है मेरे पास अगर 2 लाख रुपए आ जाएं तो मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं अपना घर बना लूंगा, फिर एकदम लाइफ सेटल हो जाएगी। एक उस फिर वो 2 लाख रुपए आ जाते हैं तो फिर वो सोचता है यार अगर 10 लाख रुपए आ जाते तो बढ़िया सा घर बन जाता, एक अपने लिए बाइक भी ले लेता। अब 10 लाख रुपए भी आ जाएं तो अब सोचेगा यार ये घर छोटा पड़ता है, अब मैं बड़ा ले लेता तो बढ़िया रहता, मैं बिजनेस कर लेता तो बढ़िया रहता, अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में बढ़िया स्कूल में दाखिला करवा। ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कि इकोनॉमिक ये हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, तो हम सारी तो फुलफिल नहीं कर सकते, सारी तो फुलफिल नहीं कर सकते। तो सारी फुलफिल नहीं हो सकती तो उसकी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ेगी। अब चॉइस क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। क्या है हमारे पास? लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड होते ये एक अलग बात है, उसके साथ उसमें अगर लिमिटेड है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिमिटेड होते तो मुझे पता है ये काम करना है, बस यही हो सकता है इससे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था ना 10,000 रुपए हैं तो पार्टी कर सकते हो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हो, बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हो, पापा को गिफ्ट दे सकते हो, मम्मी को गिफ्ट दे सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, बुक्स खरीद सकते हो, शूज खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम इनमें से 10,000 रुपए किसी भी काम में लगा सकते हैं, किसी भी काम में लगा सकते हैं। अब किसी भी काम में लगा सकते हैं तो चॉइस हमें करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज पैसे की फॉर्म में ना होके, सपोज करो एक गिफ्ट कार्ड्स आते हैं सोडेक्सो के, वो सिर्फ रेस्टोरेंट पे ही चलते हैं। अगर तुम्हारे पापा 10,000 रुपए के तुम्हें गिफ्ट कार्ड सोडेक्सो वाले दे दें तो तुम क्या कर सकते हो? उनसे किसी रेस्टोरेंट पे खाना ही खा सकते थे, पार्टी ही दे सकते थे किसी होटल में, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो वहां पर तुम्हें चॉइस नहीं करनी पड़ी, तो वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई। लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये तो एक अलग फैक्टर है ही है। उससे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि उन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, जिसकी वजह से हमें फिर से चॉइस करनी पड़ेगी। अब जब हम चूज करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। प्रॉब्लम किस चीज की? कि क्या सिलेक्ट करें, क्या चूज करें। तो ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वांट्स, किसी चीज की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर किसी गरीब आदमी के छत में से पानी लीक हो रहा है और उसको कहीं से पैसे मिलेंगे तो सबसे पहला काम क्या करवाएगा? उसकी सबसे बड़ी जरूरत है कि घर की छत को ठीक करवाना, तो वो कुछ और सोचेगा ही नहीं, तो वो सबसे पहले उस छत को ठीक करवाएगा। तो इंटेंसिटी डिसाइड करती है कि हम पहले कौन सी वांट्स को चूज करेंगे। अब वो सेम लेवल की भी हो सकती है, तो वहां पे चूज करने में और ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम is a problem of choice and this problem arises because of, दो हमने causes लिखे हैं, it arises because of limited resources, unlimited human wants and these resources have alternate uses। इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हम बता सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो वहां पे सिंपल सा समझ जाना कि वो तुमसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। यहीं से हमारी जो मेन प्रॉब्लम है किसी इकोनॉमी में, कौन सी? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कौन सी? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो भैया वहां से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का एक बड़ा फॉर्म जो एक इकोनॉमी फेस करती है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब एक इंसान की तरह है, जैसे यहां पे हमने एग्जांपल लिया था कि 10,000 रुपए एक लिमिटेड अमाउंट है, तो ऐसे ही किसी इकोनॉमी के पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्या इंडिया के पास अनलिमिटेड पेट्रोल है? मतलब जो कच्चा तेल जिसे हम बोलते हैं, नहीं है।
क्या अनलिमिटेड लैंड है? नहीं है। क्या अनलिमिटेड वाटर है? नहीं है। क्या अनलिमिटेड मिनरल्स हैं? नहीं है। तो मतलब किसी कंट्री के पास, किसी इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो कितनी ही रिच कंट्री हो, उसके पास भी जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड ही होते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लो, चाइना इंडिया से 2.5 टाइम्स बड़ा है, इतनी बड़ी कंट्री है, उसके बावजूद भी उसके मन में क्या है कि और एक्सपेंशन, इसको कब्जा कर लूं, चाइना चाहता है कि नेपाल पे कब्जा कर लूं, तिब्बत तो उसने हड़प ही लिया है, अभी हांगकांग पे अपना दावा कर रहा है, ये अभी धीरे धीरे फिर वो अपना ग्राफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले उसने श्रीलंका पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि वो श्रीलंका को भी कब्जा कर ले, पाकिस्तान पे तो बस चल ही रहा है, भगवान मालिक उन लोगों का। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से उनको भी ये सामना करना पड़ता है। तो अब इकोनॉमी को भी चॉइस करनी पड़ती है, इकोनॉमी को भी क्या करना पड़ता है? द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर अबाउट मेकिंग चॉइसेस। चॉइसेस किस चीज की? उन रिसोर्सेस की, उन रिसोर्सेस का यूज कैसे किया जाए। इसलिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से भी बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के नाम से भी इन प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम्स क्या आती है हमारे पास? व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। अब भाई इकोनॉमी में हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, तो सबकी डिमांड अलग हो सकती है, सबकी वांट्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको क्या क्या बनाना होगा, क्या क्या बनाना होगा, कि वो क्या बनाएगी, कौन कौन सी कमोडिटीज जरूरी हैं उनको बनाना। तो करोड़ों कमोडिटीज हैं, तो उन सब पे डिसीजन लेना कि कैसे एलोकेशन हम करेंगे रिसोर्सेज का, ताकि वो चीजें बनाई जा सकें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में किसी इकोनॉमी को क्या डिसाइड करना होता है? व्हाट आर द कमोडिटीज दैट एन इकोनॉमी नीड्स टू प्रोड्यूस। ये एक पार्ट है। व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम का पहला पार्ट क्या है? क्या बनाना है, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम में हम आगे जोड़ देते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस। दो पार्ट हो गए, सेम प्रॉब्लम के दो पार्ट हैं। चलो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें क्या बनाना है, अब ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कितना बनाना है। भाई ये भी तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना कि कितना बनाना है। तो कितना बनाएंगे ये भी इकोनॉमी में कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे। तो हम बेसिकली, अब मैं यहाँ पे करोड़ों चीजों के एग्जांपल हम नहीं ले सकते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स में दो ही चीजें मानते हैं कि प्रोडक्शन किस चीज का हो सकता है? दो चीजों का, या तो कंज्यूमर गुड्स का होगा या कैपिटल गुड्स का होगा, या तो कंज्यूमर गुड्स का होगा या कैपिटल गुड्स का होगा। अगर इकोनॉमी डिसाइड करती है कि कंज्यूमर गुड्स, अब दोनों ही जरूरी है, कंज्यूमर गुड्स बनाने भी तो जरूरी है और कैपिटल गुड्स बनाने भी जरूरी है, तो दोनों ही बनाने, ये तो डिसाइड कर लिया। अब लेकिन कितना कितना बनाएंगे ये गवर्नमेंट और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सब मिलके डिसाइड करते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट्स पे अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और बाकी तो प्राइवेट हैंड्स में होता है कैपिटलिज्म। हमारे यहाँ क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे और कैपिटल गुड्स भी बनाएंगे, लेकिन कितने कितने बनाएंगे ये डिपेंड करेगा तब की कंडीशंस पे। अगर बिल्कुल सब कुछ बढ़िया स्मूथ चल रहा है तो हम कंज्यूमर गुड्स पे, अगर हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन पे फोकस है तो हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएंगे। लेकिन अगर हम फ्यूचर को देखते हैं जहां पे ग्रोथ हमें करनी है, तो उसके लिए हम फिर कौन से गुड्स ज्यादा बनाएंगे? हम कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाएंगे। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो अगर बिल्कुल पॉलिटिकली इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों लेवल पे अगर बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बटरी स्मूथ, तो हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएंगे। लेकिन अगर चाइना से, पाकिस्तान से लड़ाई होने के पूरे चांस हो, तो हम क्या बनाएंगे? कैपिटल गुड्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। और कैपिटल गुड्स में भी कौन से? हथियारों पे, इन सब चीजों में वो कैपिटल गुड्स में ही आते हैं। तो तुम अभी देखो भी हमें जो इंडिया ने अभी रशिया के साथ एक डिफेंस डील की है, करोड़ों रुपए की यूएस के साथ डिफेंस डील की है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ चाइना और पाकिस्तान से लड़ाई हो सकती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तुरंत क्या किया है?
उन्होंने खरीदा है, तो उन्होंने किस चीज पे फोकस किया है? कैपिटल गुड्स पे, और कंज्यूमर गुड्स पे अभी इतना ध्यान नहीं गया है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस। तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स। ऑब्वियसली बात है दोनों बनाने पड़ेंगे। तो अब दूसरी प्रॉब्लम इसी में क्या जोड़ दी गई है? हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना बनाएंगे, कौन सा ज्यादा बनाएंगे, कौन सा कम बनाएंगे, किस क्वांटिटी में बनाएंगे, ये भी डिसाइड हम कौन सी प्रॉब्लम में करते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब हमारे पास इसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम जो आती है वो हमारी कौन सी है? सेंट्रल प्रॉब्लम सेकंड नंबर की है, हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड नंबर की प्रॉब्लम कौन सी है हमारी? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस। अब भाई हाउ टू प्रोड्यूस, एक्चुअली इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द राइट टेक्निक। चूजिंग द राइट टेक्निक। अब भाई राइट टेक्निक मतलब, तो हम ऐसे बोल सकते हैं हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम कैसे बनाएंगे। अब कैसे की जब भी बात हो जाए तो कैसे मतलब क्या तरीका होगा, ऑब्वियसली बात है वो टेक्निक की बात कर रहा है। तो टेक्निकली हम कुछ को कैसे बनाएंगे, तो टेक्निक हमारे पास दो तरीके की होती है। तो हम टेक्निक कौन सी होती है? दो तरीके की होती है टेक्निक हमारे पास दो तरीके की होगी। पहली कैपिटल इंटेंसिव और दूसरी लेबर इंटेंसिव। अब सोचने की बात है हम इनमें से कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता। पहला, जो टेक्निक मुझे कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ती, जिससे मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, तो हम उस टेक्निक को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूएस में प्रोडक्शन होता है तो वहां कैपिटल टेक्निक का इस्तेमाल होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का, क्योंकि वहां पे लेबर बहुत महंगी है, लेबर मिलती नहीं है, और क्योंकि लेबर मिलती नहीं है तो इसलिए वो बहुत महंगी है, और इस वजह से वहां पे वो लेबर इंटेंसिव का टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कौन सी टेक्निक अपनाएंगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ लेबर बहुत सस्ती है, तो वहां पर हम कैसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। लेकिन हमेशा इसी फैक्टर को हम ध्यान में रख के प्रोडक्शन नहीं कर सकते कि जी जो सस्ती पड़ेगी वो। ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मुझे टैंक बनाने हैं, किसी इकोनॉमी को टैंक बनाने हैं या कंप्यूटर्स बनाने हैं, तो क्या वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी? किसानों को पकड़ के जाएगी चलो तुम्हें कंप्यूटर बनाने हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो दो फैक्टर हो गए हमारा। पहला तो कॉस्ट, पहला फैक्टर क्या बना? कॉस्ट। दूसरा टाइप ऑफ गुड। तो इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल हम करेंगे। हम हाइब्रिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उस पर छोड़ो, उसकी बात नहीं कर सकते हम। तो हमने देखा कैसे बनाना है, ये कौन सी प्रॉब्लम है? हाउ टू प्रोड्यूस। और इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल हम करेंगे, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो वो मैंने बता दिया कि वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे, कॉस्ट पे और टाइप ऑफ गुड्स पे। और हमारी तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। तो भैया किसके लिए बनाएंगे, तो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि वो किसके लिए बनाएंगे। इसके लिए सिंपल सा वर्ड है, अगर कैपिटल इकोनॉमी है, कैपिटल इकोनॉमी समझते हो ना, कैपिटलिज्म, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी हमारे पास तीन टाइप की हो सकती है। पहली मार्केट इकोनॉमी, जिसे हम कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। दूसरी हमारी जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे हम सोशलिज्म भी बोलते हैं। ये टर्म्स पहले यूज की जाती थी, अब नहीं की जाती हैं, अब तुम्हें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ही करनी है। तो मार्केट इकोनॉमी में सारे डिसीजन कौन लेता है?
कैपिटलिस्ट यानी कि बिजनेसमैन, जो बिजनेस करता है। तो जो बिजनेस करता है वो तो उसी को बेचेगा ना, उसी के लिए बनाएगा जो उसको प्राइस दे सके। तो पहला क्या है कि किसके लिए प्रोडक्शन करते हैं? जनरली हम उसके लिए प्रोडक्शन करते हैं हु इज एबल टू पे फॉर दैट कमोडिटी, जो उस कमोडिटी को पे करने के लिए तैयार। इसका एग्जांपल ऐसे देख लो, तुम सड़क पे जाओगे तो तुम्हें मारुति की गाड़ियां बहुत दिखेंगी। मारुति में भी ऑल्टो और वैगनआर सबसे ज्यादा दिखेंगी क्योंकि वो सस्ती गाड़ियां हैं और उनकी कीमत ज्यादा से ज्यादा लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूं मर्सिडीज, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों की, तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनती है क्योंकि उनको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा होता नहीं, तो इसलिए उसका प्रोडक्शन भी कम करते थे। लेकिन करते किसके लिए? हु हैज द एबिलिटी टू पे द प्राइस, उस जो प्राइस पे कर देगा उसके लिए। तो मार्केट इकोनॉमी में किसके लिए प्रोडक्शन किया जाता है? हु हैज द एबिलिटी टू पे। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में पैसे के लिए तो चीजें बनाई जाती क्योंकि पैसा तो लेंगे, लेकिन फिर भी इसमें सोशल वेलफेयर को बहुत ध्यान में रखा जाता है। तो वहां पर हर एक क्लास को ध्यान में रख के प्रोडक्शन किया जाता है, हर एक क्लास को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन किया जाता है कि प्रोडक्शन सबके लिए होगा, जिसको जिस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल। तो लेकिन हमें डीप में इतना नहीं जाना, 11th क्लास में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो हम किसके लिए बनाते हैं? फॉर होम टू प्रोड्यूस, हु हैज द एबिलिटी टू पे फॉर द गुड्स, लेकिन उसमें हम सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में एक चीज ध्यान रख लो, ये बेसिक 3 प्रॉब्लम्स तो हमारे पास है ही है, इसके अलावा एडिशनल 2 प्रॉब्लम्स और आती हैं जो तुम्हारी बुक्स में शायद नहीं मिलेंगी। पहला, फुलर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है और पूरा एफिशिएंटली हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। और जो 5th है वो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, के हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, रिसोर्सेज को हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इसके साथ कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फुलर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और ये हुई हमारी प्रॉब्लम कौन सी? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये हमने देखी आज। तो ये टॉपिक्स हमने आज कर लिए हैं और आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों के लिए वीडियो डालूंगा जो कि होगी हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। तो वो मैं 1-2 दिन में ही डाल दूंगा जल्दी से, तो हम उसे आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।